ओके। सो आपकी स्क्रीन पे जो फोटोग्राफ है, आई होप इससे हम सभी वाकिफ हैं। संसार की एक बहुत ही मशहूर हस्ती जिनका नाम है वेरेन ऑफेजी। उनका एक स्टेटमेंट है जो काफी लोगों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है कि भाई आपको कुछ ऐसे तरीके हमेशा देखते और ढूंढते रहने चाहिए जो ये एंश्योर रखे कि जब आप सो रहे हो तब भी आपके अकाउंट में पैसा आने की तैयारी हो रही हो या फिर अकाउंट में पैसा आ रहा हो। अब भाई हम और आप जिन कामों में हैं वो वैसे भी इसी प्रकार का काम है जहां पर हमारे पास एक पैसिव इनकम का साधन है। बट अक्सर इस चीज को पूरा करने के लिए जो लोग हमारी इंडस्ट्री में नहीं होते वो कुछ और प्रकार की सेविंग्स की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और ऐसा ही एक कंसेप्ट लेकर ई प्रॉपर्टी वाला विद आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट बजाज अलियांस लाइफ एस इंक्रीजिंग इनकम वाली ऑप्शन के साथ आज हम आपके सामने एक उसका एक उदाहरण लेके आपके सामने आए हैं। योर पैसिव इनकम सोर्स। ठीक है। सो ई प्रॉपर्टी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली लेके आज हम आपके सामने हैं कि देखेंगे कि आज अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी में पैसा लगाता है और सेम अमाउंट अगर वो एस में लगाता है तो क्या प्रॉफिट और क्या लॉस, उसको हम आज थोड़ा सा विस्तार से समझें। तो आइए पहले देखते हैं एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम। एक्टिव अर्निंग क्या होती है? जब मैं काम पे जाता हूं और मुझे इनकम आती है। जैसे मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मैं ऑफिस जाऊँगा, अटेंडेंस मार्क करूँगा, तो मुझे सैलरी मिलेगी। इस प्रकार की इनकम को दोस्तों हम लोग एक्टिव इनकम बोलते हैं, राइट? मैं एक नॉर्मल दुकानदार हूँ, शॉप पे जाऊँगा, दुकान का शटर उठाऊँगा, कस्टमर आएगा, कुछ खरीदेगा, मेरी कमाई होगी। एक्टिव अर्निंग है। मैं डॉक्टर हूँ, अपने क्लिनिक पे जाके बैठूँगा, पेशेंट आएगा, नब्ज़ पकड़ूँगा, फीस मिलेगी, एक्टिव अर्निंग है। एंड मेनी मेनी मोर सच प्रोफेशंस। सो यहाँ पर आपका इन्वॉल्व होना जरूरी होता है और एक स्टेडी इनकम मुझे मिलती है। पैसिव इनकम क्या होती है? जहां पर आपका कमाया हुआ पैसा अब आपको एक इनकम देके जाता है। आप खुद इन्वॉल्व नहीं भी होते उस काम में, फिर भी आपको वो इनकम आती रहती है। कैश फ्लो का एक अच्छा साधन बन जाता है। तो हम लोग सभी चाहते हैं कि एक पैसिव इनकम आए। बेनिफिट, भाई आपको एक फ्रीडम मिल जाती है। आप अपनी जॉब छूटने के डर से बाहर आ जाते हैं। आपको पता है कि एक इनकम तो आ ही रही है। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपना समय अपनी क्रिएटिविटी के लिए यूज हो जाता है। इट्स अ रिकरिंग इनकम, तो आप और ज्यादा इनकम बनाने के साधन भी बना सकते हैं। बी योर ओन बॉस टाइप वाला काम आ जाता है। आप जब चाहें, जितना चाहें, जो चाहें उस काम में रहें। आप ज़्यादा समय लगा पाते हैं अपने परिवार के साथ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसा हमने पहले भी बोला, यू विल बी द बॉस ऑफ योर ओन लाइफ। तो ये सब फायदे हैं पैसिव इनकम के और हम सब चाहते हैं कि एक पैसिव इनकम हमें आती रहे। तो एक तो वो काम जिसमें हम हैं, वो हमें पैसिव इनकम देता है। एक सेकंड में अगर अपने कमाए हुए पैसे को यूज करते हुए एक पैसिव इनकम बनाना चाहता हूं, आज हम ऐसे ही एक साधन के ऊपर काम करते हैं। टाइप्स ऑफ पैसिव इनकम। मैंने एक प्रॉपर्टी ली, किराया आ रहा है। मैंने कुछ पैसा बैंक की एफडी में रखा हुआ है, इंटरेस्ट आ रहा है। या फिर मैंने कुछ स्टॉक्स खरीद के रखे हुए हैं और उन स्टॉक्स में हर साल डिविडेंड आता है और वो डिविडेंड मेरी इनकम का साधन है ना। तो ये कुछ प्रकार के पैसिव इनकम साधन है या फिर टाइप्स ऑफ पैसिव इनकम सोर्सेस इन इंडिया। तो किराए की इनकम, रेंटल इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम, ये मुझे मिलती रहती है। प्रॉपर्टी हम क्यों खरीदते हैं या फिर हम कैसे खरीदते हैं? या तो ऑन लोन या फिर इकट्ठा पैसा देकर। लोन का जैसे ही मेरे ऊपर नाम आता है तो मेरे ऊपर एक अलग सा प्रेशर बन जाता है। आज कोई भी प्रॉपर्टी थोड़े अमाउंट से तो आती नहीं है। कम से कम 40-50 लाख रुपए का एक नॉर्मल सा फ्लैट अगर मैं खरीदने जाऊंगा, वो भी दिल्ली से बाहर या फिर कम चले हुए एरिया में, तो जाकर मुझे 40-50 लाख रुपए का एक फ्लैट मिलेगा जिसका मैं लोन लूंगा तो मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी भी आ जाती है। या फिर मैंने पैसा जोड़ के रखा हुआ है और उसके माध्यम से मैं इकट्ठा अमाउंट देकर अपने लिए कोई प्रॉपर्टी लेता हूं। बट कैन वी कंसिडर प्रॉपर्टी ऑन लोन एज अ रेंटल इनकम सोर्स? अगर मैंने वो संपत्ति लोन पे खरीदी है तो क्या वो मेरी रेंटल इनकम का एक सोर्स वाकई में है? आंसर इज नो।
या फिर वी नीड अ बिग लमसम अमाउंट टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ अ रेंटल इनकम। तो मेरे पास कैश रखा हुआ है, मेरे अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, मैंने उसको उठाकर कहीं लगाया, एक प्रॉपर्टी ली, अब उससे जो किराया आ रहा है वो मेरी इनकम का साधन बनेगा। तो आइए एक बार देख लेते हैं फर्क क्या है अगर मेरे को कोई किराए की इनकम आती है। पहला, मुझे कैश फ्लो है, मेरी पैसिव इनकम है, ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होता है। तो इन तीन बातों की वजह से मैं प्रॉपर्टी में पैसे लगाता हूं, इन्वेस्ट करता हूं और वहां से मुझे एक सेकंड इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। एवरीथिंग हैज अ प्राइस, द प्राइस हाउएवर इजंट ऑलवेज मनी। भाई बड़ी प्यारी सी लाइन, ये कहता है कि हर चीज या हर सहूलियत की एक कीमत होती है, और जरूरी तो है नहीं कि वो कीमत हमेशा पैसे की हो। कॉस्ट पेड टू एंजॉय द रेंटल इनकम, आइए इसको जरा बड़े ध्यान से समझते हैं। इनिशियल कॉस्ट और रेकरिंग कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट क्या होगी? मेरा डाउन पेमेंट अगर मैं लोन पे खरीदना चाहता हूं, मेरा स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, मेरा ब्रोकरेज चार्ज। आज मैं जब भी प्रॉपर्टी खरीदने निकलूंगा, किसी ना किसी थर्ड पार्टी ब्रोकर के द्वारा लूंगा, तो भाई उसको चार्ज भी दूंगा। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डाउन पेमेंट दूंगा, स्टैम्प ड्यूटी दूंगा, उसके बाद उस प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस कॉस्ट, बीच-बीच में आने वाले एड हॉक रिपेयर्स, और अगर मुझे उससे किराया आता है दोस्तों, तो कहीं न कहीं मुझे उस किराए पे भी टैक्स देना। हम में से जिन-जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है या फिर जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, मेरी प्रेज़ेंटेशन पूरी होने के बाद जब हम सवाल-जवाब पे आएँगे, तो बताइएगा इसमें कहाँ-कहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी लिखी गई है, जो सही नहीं है, राइट? तो हम उस पे एक डिस्कशन करेंगे। तो एक इनिशियल कॉस्ट और एक रिकरिंग कॉस्ट मेरी प्रॉपर्टी के साथ आता है। फिर कुछ नॉन मॉनेटरी, कुछ पैसों से अलग वाली बातें भी। सोसाइटी में रहता हूँ, तो आए दिन किसी न किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। मैंने किराए पे अगर प्रॉपर्टी दी हुई है, तो लैंडलॉर्ड टेनेंट के डिस्प्यूट भी हमें आए दिन सुनने में मिलते हैं। कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो नहीं। रेंटल इनकम मेरा नेट प्रॉफिट होता है? क्या वाक़ई में? आइए एक बार हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके तो देखें कि आज अगर मैं कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ और उसे किराए पे चढ़ाता हूँ, तो मेरा वाक़ई में प्रॉफिट क्या होता है? कागज़ों में है या नहीं वो डिफरेंट बात, वाक़ई में क्या है? तो अब एक हम लोग पहला केस स्टडी देखते हैं, जहाँ पर हम रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो भाई महेश जी हैं, हमारी इस कॉल में भी कोई महेश जी हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं। सो महेश जी ने एक प्रॉपर्टी लिया 60 लाख रुपए का, और ये 60 लाख रुपए उन्होंने लमसम दिया। भाई पुश्तैनी पैसा हम में से बहुत लोगों के पास होता है, तो मुझे लोन की ज़रूरत नहीं थी। मैंने 60 लाख रुपए कैश देके एक प्रॉपर्टी खरीदी। एवरेज किराया हमें पता है 2 से 4% आता है ना? तो मैं 4% ही समझ लेता हूँ। तो साल का किराया जो मनोज जी को आ रहा है 60 लाख रुपए लगाने के बाद, वो 2,40,000 रुपए पर एनम, ठीक है? आइए अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस समझते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है? 60 लाख रुपए। मैंने कितना पे किया? ऑफ कोर्स 60 लाख रुपए भाई, 100% मैंने पे दिया कर। आइए एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी 6%, इनिशियल मॉडिफिकेशन कॉस्ट, अब नई-नई प्रॉपर्टी लिया भाई, रॉ होती है, कुछ ना कुछ तो अंदर काम-काज भी होगा, है ना? 2% पकड़ लेते हैं। ब्रोकरेज कहीं 1 कहीं 2, मेंटेनेंस कॉस्ट 1%, एड हॉक रिपेयरिंग आधा टका। आम तौर पर 1 आधा महीना बीच में प्रॉपर्टी खाली भी रह जाती है, राइट? टैक्स कितना होगा? भाई हम तो सभी यहाँ पर 30% वाले ही हो, मैं तो ऐसा ही चाहूँगा, बट हम फिर भी एक बीच का रेंट पकड़ लेते हैं। तो अगर मैं ये सब कॉस्ट जोड़ लेता हूँ, तो तकरीबन मेरा खर्चा आता है 7,58,000। पूरा पैसा देने के बाद की बात कर रहे हैं। किराया कितना आया मेरे को 1 साल में? 2,40,000। तो लॉस ऑफ फर्स्ट ईयर, अगर हम इसको इस हिसाब से देखें कि मैं रेंटल इनकम इसलिए चाहता हूं कि मुझे प्रॉफिट हो, एंड गाइस इट्स प्योर मैथमेटिक्स, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रेफर इट आफ्टरवर्ड्स आल्सो। तो पहले साल में जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो -5,18,000 हुआ, क्योंकि मैं तो सिर्फ 60 लाख ही काउंट कर रहा हूं ना, उसके ऊपर के चार्जेस तो अभी मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं। और 2,40,000 रुपए मुझे उस प्रॉपर्टी पे किराया आना शुरू हुआ। तो मेरा नेट इनकम जो बना वो -5,18,000, फर्स्ट ईयर का लॉस।
सेकेंड ईयर पे आ जाते हैं। सेकेंड ईयर क्या होगा, किराया थोड़ा सा बढ़ा, मेरा 5% बढ़ गया, तो 2,52,000 हो गया। पहले साल का लॉस 5,18,000। मेंटेनेंस कॉस्ट वही 1% रखा, एडहॉक रिपेयरिंग थोड़ी बहुत रख ली, वेकेंट कॉस्ट हमने मान लिया, 1 महीना बीच में खाली रहा, टैक्स ऑन जोड़ लिया। लॉस ऑफ सेकेंड ईयर अभी भी 4,27,000। मैंने किराए की इनकम से प्रॉफिट कमाने का सोचा था और उस वजह से 60 लाख रुपए इकट्ठे लगाए थे, बट एक्चुअली में सेकेंड ईयर आते आते भी अभी तक मैं लॉस पे हूँ। कंटिन्यू लाइक दिस, और आप देखेंगे जब मैं छठे साल में भी आ जाऊंगा और मेरा किराया हर साल 5% इंक्रीज हो रहा है, तो आज मेरा मंथली सॉरी एनुअल किराया जो 2,40,000 रुपए से शुरू हुआ था, आज वो मुझे 3,06,000 मिल रहा है। तो हम हर साल किराया 5% बढ़ा भी रहे हैं। अब कहीं जाकर अब कहीं जाकर मैं प्रॉफिट में आऊं। कितना प्रॉफिट? 29,929 रुपए। एंड गाइस, इट्स प्योर एक्सेल, आप लोग भी बना सकते हो अपने पास। तो मैं देख रहा हूं कि मैंने 60 लाख रुपए लगाए, उसके बाद मुझे किराया आना शुरू हुआ, बट उस 60 लाख रुपए के जो ऊपर के एक्सपेंसेस थे, ब्रोकरेज, इनिशियल मेंटेनेंस, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग, कहीं भी होता हूँ वहां पर RWA का कॉस्ट, फलाना कॉस्ट, ढिमकाना कॉस्ट, एक आधा टका उसका खर्चा भी आ जाता है, टैक्स भी देना पड़ेगा ना। जब मेरे को किराया आता है तो वो मेरी इनकम में ऐड होता है, टैक्स भी देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिट में पहुंचता हूँ छठे साल में जाकर। एंड दिस इज अ प्योर फैक्ट। आप चाहें तो एक्सेल पे ये सारी चीजें निकाल के देख सकते हैं। केस स्टडी 2, हमने इंक्रीजिंग इनकम फ्रॉम एस वाली ई प्रॉपर्टी में पैसा लगाना शुरू किया, आपका पैसिव इनकम का साधन। तो वहां मनोज जी थे, अब यहाँ रमेश जी आ गए। इनकी उम्र है 35 साल। इन्होंने बोला कि मैं 12 साल पैसा भरूंगा और मुझे 85 साल तक इनकम चाहिए। एनुअल प्रीमियम इन्होंने 5 लाख रुपए रखा। हमने क्यों 5 लाख रुपए लिया? क्योंकि वहां 60 लाख रुपए लमसम लगाया था, यहाँ वो 60 लाख रुपए 12 साल की इंस्टॉलमेंट्स में जा रहा है। तो मुझे इकट्ठा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली मेरा ही एग्जाम्पल ऐसा हो रहा है कि सामने आ रहा है, मैंने भी अभी 8 लाख रुपए इसमें लगाए हैं, जिसमें से 5 लाख का एक है, 3 लाख का एक है। उम्र मेरी इससे थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन क्या लिया? 3 तरह की ऑप्शंस होती हैं, वेल्थ क्रिएशन, अर्ली इनकम और इंक्रीजिंग इनकम, और इन तीनों का टोटल 100% होना चाहिए कि मेरा प्रीमियम बेनिफिट इलस्ट्रेशन निकालते हुए कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। तो मैंने अर्ली इनकम वाला ऑप्शन 55% रखा है, इंक्रीजिंग इनकम 37%, और वेल्थ क्रिएशन मैंने 8% ही रखा है। तो आइए देखें ये दिखने में कैसा लगेगा हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें पहले साल से। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी दोस्तों 60 लाख, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अमाउंट कितना पे किया है? सिर्फ 5 लाख, मतलब 8%। वहां मैंने पहले साल में 100% पे किया था। एक्सपेंसेस देख लेते हैं। अर्ली इनकम पहले साल कितनी आ रही है? 1,26,000। पहले साल के मुझे प्रीमियम पे भी डिस्काउंट मिलता है 2% का, तो 12,500 वो हो गया। टोटल 1,38,953 रुपए। जीएसटी मैंने भरा 22,500। इनकम पे टैक्स कितना लगा? शून्य। नेट प्रॉफिट 22,500 काट लूं तो 1,16,453। तो वहां मैंने 100% पैसा दिया था, 60 लाख रुपए, फिर भी मैं छठे साल में प्रॉफिट में आया था। यहाँ मैंने सिर्फ 8% अमाउंट पे किया है, 5 लाख रुपए पे किया है, और मेरे को नेट प्रॉफिट 1,16,453 रुपए बना है। प्रॉफिट एट फर्स्ट ईयर। आगे बढ़ लेते हैं। सेकेंड ईयर में क्या होगा? अब मैं 10 लाख रुपए दे चुका हूं। अब मैं 10 लाख रुपए पे कर चुका हूं। कितना टका हो गया? 16% हो गया जी। जीएसटी सेकेंड ईयर से कितनी होती है? 2.25%। टैक्स ऑन इनकम कितना लगता है? कुछ भी नहीं। पहले साल का प्रॉफिट कितना था? 1,16,000। सेकेंड ईयर की अर्ली इनकम कितनी आएगी? 1,26,000। नेट प्रॉफिट अगर मैं जीएसटी का पैसा काट दूं तो 2,31,656 रुपए। अभी मैंने पे कितना किया है? 10 लाख रुपए। तो मोटा माटी 23% प्रॉफिट मुझे सेकेंड ईयर तक आ चुका है। आगे बढ़ू, प्रॉफिट एट सेकेंड ईयर।
एंड सो ऑन। अब उसी की तरह अगर मैं सीधा अब छठे साल पे आ जाऊं, अभी भी क्या मैं 100% दे चुका हूं? आंसर इज नो। कितना दिया है? 50%। पहले 5 साल का प्रॉफिट 5,77,000, छठे साल की इनकम 1,26,000, नेट प्रॉफिट 6,92,000। वी ऑल कैन सी द ह्यूज डिफरेंस जो कि अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक बात हो गई। ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अब मैं लास्ट में आके देखूं 13वें साल में, 12 साल में मैंने अपना पैसा पूरा पे कर दिया, वहां मैंने इकट्ठा 60 लाख दिया था, यहाँ मैंने 12 साल में ये पैसा दिया, 13वें साल में अब मैं पूरा पैसा पे कर चुका हूं। अब मेरा इनकम बढ़ जाएगा। अब मुझे 13वें साल से इनकम कितनी आ रही है? 2,47,000। पहले कम आती थी, लेकिन प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होते ही हमारे इस प्लान में इनकम इंक्रीज हो जाती है। अब कितनी हो गई? 2,47,000। तो बाय द टाइम आई हैव paid my 100% amount, I am already in a net profit of 16,31,616 rupees. राइट? मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूं। इनकम गेट डबल एंड विल इंक्रीज एट 5% पर एनम। मुझे 12 साल तक जो इनकम आ रही थी, अब 13वें साल से 13वें साल में वो इनकम डबल हो गई है। ना सिर्फ डबल हो गई है, इन्फ्लेशन महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए वो हर साल 5% बढ़ भी रही है। वापस चले, जब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो मेरा किराया भी ऑन एन एवरेज 5% बढ़ रहा था। 10% बोला जाता है, बट हम में से जितने लोगों के पास प्रॉपर्टी है, हम बहुत भली भांति जानते हैं कि हर साल 10% बढ़ के किराया नहीं मिलता है। तो एक एवरेज वहां भी 5% ही है, यहाँ भी 5% गारंटेड बढ़ रही है। वहां 5% हर साल किराया बढ़ेगा या नहीं, 100% पेमेंट देने के बाद भी मुझे नहीं पता, बट यहाँ 100% पेमेंट मैंने किश्तों में दिया और उसके बाद मेरा किराया हर साल 5% बढ़ रहा है। इनकम 13वें साल आते ही फट से डबल हो गई, पूरा पैसा पे हो गया, इनकम डबल हो गई और अगले साल से हर साल 5 साल बढ़ेगी। आइए देखें 50वें साल में क्या होने वाला है। अब आप अगर देखें, फर्स्ट टू 49th ईयर इनकम कितनी आ चुकी है? 1,84,00,000। मैच्योरिटी क्या मिलेगी? 2,23,00,000। हम अक्सर बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी ली है, एप्रिसिएशन भी तो होगा। भैया 60 लाख लगाए थे, वो भी किश्तों में, कितना मिल रहा है? 2,23,00,000। नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 4,07,13,724 रुपए। दिया कितना था? 60 लाख। किस प्रकार से हम ये कहें कि प्रॉपर्टी से ये खराब चीज है? नेट प्रॉफिट हमने कैसे निकाला? एक इनकम हमें 12 साल तक आई, उसके बाद 13वें साल से वो इनकम डबल हो गई और हर साल 5% इंक्रीज होती रही, प्लस मैच्योरिटी आई 50वें साल में, प्लस मुझे पहले साल का डिस्काउंट मिला, माइनस मैंने दिया कर, भाई हिसाब किताब लगाना है तो एक एक रुपया जोड़ना पड़ेगा ना, मैंने जीएसटी में दिया हुआ 1,46,000 भी घटा दिया। फिर भी मुझे जो नेट प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों, दैट इज 4,07,724, वो भी फ्री फ्री फ्री, टैक्स फ्री। और कोई फ्री नहीं, वो भी टैक्स। टेक अ स्क्रीनशॉट, कंपेयर इट। आपको दिखेगा कि कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है जब हम लोग इस चीज को देख, राइट, इन एन इलस्ट्रेटिव वे, जहां पर हमने अर्ली इनकम का प्रपोर्शन रखा है 55%, इंक्रीजिंग इनकम 37 और वेल्थ क्रिएशन को 8% हर साल का आपके पास सामने ब्रेकअप। पहले 12 साल एक स्टेबल इनकम आई, जैसे ही मेरा पैसा 100% पहुंच गया, अब ये इनकम एकदम से डबल हुई और फिर उसके बाद हर साल 5-5 5-5% इंक्रीज भी हो रही है, कीपिंग इन माइंड द इन्फ्लेशन फैक्टर। अलोंग विद दैट 2.23 करोड़ ऑफ मेच्योरिटी। सम अश्योर्ड ऑन डेथ स्टार्ट्स फ्रॉम 55 लाख, 11 गुना होता है ऑफ द एनुअल प्रीमियम, है ना? तो ये मेरा है और ये साथ साथ टोटल बेनिफिट 4,08,00,000 रुपए, इंक्लूसिव ऑफ
2,23,00,000 रुपए एट मैच्योरिटी। A beautiful presentation to understand ourselves and to show it to anyone जो कहता है कि यार प्रॉपर्टी में लगाऊंगा ज्यादा फायदा, दिखाइए ना उसको। वो एक हाइपोथेटिकल गेन है, हो भी सकता है नहीं भी होगा। यहाँ पर जो बात कही जा रही है, मिनिमम बोनस वैल्यू के साथ हम सबको पता है बताई जाती है। यहाँ पर जो बात बोली या कही जा रही है वो होगी ही होगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टैक्स फ्री होगी। तो मैंने दिया कितना, और मुझे उसका 6.8x, तकरीबन 7 गुना मुझे वापस मिल रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैंने दिया वो मैंने किश्तों में दिया दोस्तों। 60 लाख रुपए मैंने इकट्ठे नहीं दिए, मैंने 12 सालों में दिए आराम आराम से। उसके बावजूद मुझे ये इनकम आनी स्टार्ट। ठीक हो गया जी। यस, इट्स एन इंश्योरेंस प्लान। तो डेथ कवर भी होता है। किराए की प्रॉपर्टी में जो मेरी उस समय की वैल्यू होगी, विद ऑल द लीगैलिटीज इन्वॉल्व्ड, वो मिलेगी। एसी प्रॉपर्टी के अंदर इंक्रीजिंग डेथ बेनिफिट, हर साल मेरा इंश्योरेंस कवर भी इंक्रीज होता है, पहले साल से 55 लाख रुपए का। तो यहाँ पर मैंने 55%, 37% और 8% का एक ब्रेकअप लिया है। हमारे पार्टनर्स, हमारे मैनेजर्स जो इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, अगर वो किसी के लिए ये प्रेजेंटेशन का, उन्होंने अगर बेनिफिट इलस्ट्रेशन निकालना हो तो प्लीज सी ऑल दिस फिगर्स की क्या क्या हमने फिगर्स पकड़े, और ये आपके सामने इलस्ट्रेशंस है। आप कॉलम नंबर 19 में देखेंगे, इंश्योरेंस कवर भी हर साल इंक्रीज होता है, राइट। तो 47th ईयर आते आते मैं देख रहा हूं कि 2 करोड़ के आसपास का तो मेरा इंश्योरेंस कवर भी। तो कॉलम नंबर 17 इन द प्रेजेंटेशन बताता है कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान 1,26,000 आ रहा है। 13वें साल में 1,26,000 का डबल तकरीबन हो जाता है, और उसके बाद वो इनकम हर साल 5% बढ़ती है, और लास्ट में मेच्योरिटी अमाउंट 2,23,00,000 रुपए। ठीक हो गया जी। तो अगर मैं इसको एक सिंपल वे में स्नैपशॉट देखूं, तो अगर मैं किराए की प्रॉपर्टी से अपनी पैसिव इनकम बनाना चाहता हूं, तो यहाँ मैं पैसा लमसम दूंगा, यहाँ मैं इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा, वहां मैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज दूंगा, यहाँ मैं जीएसटी भरूंगा, वहां मैं ब्रोकरेज दूंगा, यहाँ मैं ब्रोकरेज कमाऊंगा। किराए का अमाउंट 2 से 4%, यहाँ पर 6 से 8%। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नो, यहाँ पर यस। मेंटेनेंस कॉस्ट निल, एडहॉक रिपेयर निल, टैक्स फ्री, पीस ऑफ माइंड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैच्योरिटी प्रोसीड्स। क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी पुरानी होती जाती है, हम अगर फ्लैट्स वगैरह में लगाते हैं, तो वो बने हुए की कीमत तो खत्म होती जाती है, सिर्फ जमीन जमीन की कीमत बचती जाती है। जितनी पुरानी प्रॉपर्टी होगी उसमें हमें ज्यादातर, हमने देखा है, बने हुए की कीमत नहीं मिलती, जमीन जमीन के हिसाब से हमें वैल्यू मिल जाती, राइट। तो सभी जगह पर मैं स्माइलीज डाल देता हूं, ताकि दिखे कि इसमें लगाया हुआ फैसला, इसमें लगाया हुआ पैसा आपका एक सही फैसला होगा, और जो जीवन के हर पल पे आपको मुस्कुराहटें देता हुआ जाए। अनलाइक अ प्रॉपर्टी, नो ऑफेंसेस, वहां भी मुस्कुराहटें आती हैं, बट वहां पर वो मुस्कुराहटें बहुत सारी टेंशन्स भी कभी कभी साथ लेके आ जाती हैं, बहुत सी लीगैलिटीज भी साथ लेके आ जाती है। दोस्तों, आज अगर मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूं और मैंने अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसका मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे या मेरी वाइफ उसका सुख भोगे, मेरी मृत्यु के बाद, क्या मैं वाकई में जानता हूं कि मेरी वाइफ उस प्रॉपर्टी पे कब्जा अपना ले भी पाएगी या नहीं, उसको बेच भी पाएगी या नहीं? जॉइंट फैमिली में रहते हुए मेरा कोई और रिश्तेदार या कोई सगा संबंधी उस पे अपना हक जमाने तो नहीं आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, एस ई फ्लैट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेरे या मेरे बाद सिर्फ मेरे नॉमिनी या मेरी वाइफ या मेरे बच्चे के ही काम में आने वाली है, विदाउट एनी हैसल्स, विदाउट एनी टैंट्रम्स ऑफ एनीथिंग। एक पीस ऑफ माइंड के साथ मैं अपने लिए एक पैसिव इनकम, ठीक उसी सोच पे जिसकी वजह से मैं एक प्रॉपर्टी खरीदता हूं, मैं यहां पर अपने लिए बना सकता, राइट। आज के लिए इस पीपीटी में इतना ही। अब हम सवाल जवाब पे चलते हैं।